हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने अपना रजिस्टर मेंटेन कर लिया है, तो अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल दोनों में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ लिया था। अब हम आज प्रारंभ करते हैं वोल्टेज ऑब्लिक गैल्वेनिक सेल का निर्माण। ये पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। काफी लंबा प्रोसेस है और इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग जिंक की छड़ को CuSO4 कॉपर सल्फेट कहलाता है एक्वस में डुबोने पर तो हम क्या करेंगे, जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे। हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट का जली विलयन लिया CuSO4 AQ जली विलयन लेंगे तो उसमें ये हो गए कॉपर सल्फेट आयनित होकर देगा हमको Cu+2 और SO4-2। तो आप लोग जानते हैं CuSO4 ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का। तो विलयन का कलर कैसा होगा इसका? नीला। अब इसमें हम एक छड़ डुबोएंगे जो कि जिंक की होगी, जिंक की छड़, और कुछ समय के लिए रख देंगे। तो हम ये देखेंगे कुछ समय बाद क्या हुआ है कि जो जिंक की छड़ है वह गल गई। तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। मैं बना देता हूं आपको। विलयन के भीतर जितना भाग है इसका वो गल गया। ये जिंक की छड़ है, जिंक की छड़, और ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब उसमें से Cu+2 जो नीले रंग का था वह अवक्षेपित होगा और यहां वो एकत्रित हो जाएगा। किस रूप में? Cu के रूप में, जो होता है रंगहीन, इसमें कोई कलर नहीं होगा। जिंक की छड़ गल जाएगी और उसका भार भी कम हो जाएगा। कॉपर जो पहले Cu+2 के रूप में था, विलयन को नीला रंग दे रहा था, अब वह कॉपर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये वाला विलयन हो जाएगा रंगहीन। बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही? और जब हम प्रेक्षण करेंगे, देखेंगे, तो हमको पता चलेगा प्रेक्षण। पहला प्रेक्षण हमको मिलेगा, जिंक की छड़ गल गई, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि Zn का भार कम हो गया और वो जिंक कहां चला गया? इस विलयन में आ गया। ठीक। और दूसरा देखेंगे, Cu के अवक्षेपित होने से लाल भूरे रंग का अवक्षेप, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, पीपीटी लिखते हैं उसके लिए,
प्राप्त हुआ और विलयन का नीला रंग गायब हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? कॉपर के अवक्षेपित होने के कारण लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ और विलयन का नीला रंग गायब हो गया। और तीसरी बात हम देखेंगे, ताप में वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि हुई। अगर हम इसको छू के देखें तो हमको पता चलेगा कि ये गर्म हो गया, इसका मतलब है ताप में वृद्धि हुई, अर्थात ऊर्जा निकली। क्या निकली? अर्थात हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। इतनी बातें हमको पता चली ऐसा प्रयोग संपन्न कराने पर। तो अब हम देखेंगे यहां पर कौन कौन सी रिएक्शन हुई। संपन्न अभिक्रियाएं, संपन्न अभिक्रियाएं। ध्यान दीजिए बच्चों, जिंक जो है Zn+2 में कन्वर्ट हुआ, तभी तो ये जिंक की छड़ गल गई, ऑक्सीकरण हुआ इसका। Zn इक्वल्स Zn+2 और साथ में इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। समझ में आया? इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। अच्छा, अब कॉपर अवक्षेपित हुआ तो पहले किस फॉर्म में था? Cu+2। फिर इसने क्या बना लिया? Cu। तो Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर परिवर्तित हो जाएगा Cu में, तो हम कहेंगे यहां अपचयन हुआ, तो ये इक्वेशन होगा अपचयन अर्ध अभिक्रिया। और इसको अगर हम जोड़ दें दोनों को, तो आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको इक्वेशन मिलेगा Zn धन Cu+2 इक्वल्स Zn+2 धन Cu। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है किससे मिलकर? रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से। तो ये हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। इतना समझ में आया बच्चों? तो अब आप एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर समझ लेंगे कि जब हम जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि जिंक का ऑक्सीकरण हो जाएगा और कॉपर का अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है जिंक की और कॉपर की। जिंक का क्या होता है? ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या होता है? Cu+2 का Cu के रूप में अपचयन। इतनी बात समझ में आ रही? क्योंकि जब आप इस चैप्टर में अकेले इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उस स्थिति में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ पर संपन्न हो रही है वो ये प्रयोग हमें बता रहा है, उससे हमको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जिंक का ऑक्सीकरण ही होगा जब हम जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएंगे, और कॉपर का अपचयन ही होगा कब? जब हम कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाएंगे। अगर हम जिंक की छड़ को जिंक के किसी विलयन में डुबोएंगे तो जिंक का ऑक्सीकरण ही होगा, और इस प्रकार प्राप्त निकाय को हम कहेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड या अर्धसैल। समझ में आया इतना? और जब कॉपर को हम इसी के लवण के किसी विलयन में डुबोएंगे, कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे, तो कॉपर का Cu+2 का Cu के रूप में अपचयन होगा, तो वो जो हमको प्राप्त होगा वो कॉपर का क्या होगा? अपचयन। और जो इलेक्ट्रोड है उसमें अपचयन वाली अर्ध अभिक्रिया संपन्न होगी। तो फिर कोई डाउट ना दिमाग में लेके आना कि पता चले फिर आप कहेंगे अरे ये कॉपर का ऑक्सीकरण क्यों नहीं हुआ, जिंक का अपचयन क्यों नहीं हुआ। तो एक बात क्लियरली समझ लीजिए
कि जिंक का ऑक्सीकरण ही होगा और कॉपर का Cu+2 से Cu में अपचयन ही होगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि चीनी को अगर हम देखें तो वो खाने में मीठी ही लगेगी, आज भी लगेगी, 2 साल बाद भी लगेगी, और जब से हमने जन्म लिया है तब से हमको वो मीठी ही लग रही है। तो क्लियर हुआ बच्चों, ये अभिलाक्षणिक गुण है, इसको किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है। हाँ बच्चों, एक और बात है यहाँ पर कि साथ में जो हमको ऊर्जा प्राप्त हुई है तो इसको हम प्लस में लिख देते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा, ठीक। तो इस प्रयोग में जो ऊर्जा हुई प्राप्त हुई है, इससे ताप बढ़ा। यदि ये ताप के रूप में प्राप्त ऊर्जा को हम विद्युत के रूप में परिवर्तित कर पाए तो हमें विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और इस चैप्टर में जो गैल्वेनिक सेल है वो इसी रूपांतरण को समझाएगा। हाँ बच्चों, तो अब इसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अब सेल या इलेक्ट्रोड। इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, ELECTRODE, इलेक्ट्रोड। तो अभी आपने एक प्रयोग किया जिसमें हमने जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया। तो उसके आधार पर अब हम इलेक्ट्रोड को समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूं, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर प्राप्त उपकरण को अर्धसेल और इस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे आप इसको। अब हमने देखिए दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जिंक की छड़ को हम डुबोएंगे ZnSO4 विलयन में, ZnSO4 AQ। अब AQ है तो इसमें Zn+2 होगा, Zn+2। सल्फेट भी होगा SO4-2, लेकिन यहां जिंक की छड़ ली गई है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें केवल जिंक आयनों की आवश्यकता है, सल्फेट की आवश्यकता यहां पर नहीं है। समझ में आया ना? जिंक की छड़ को हमने ZnSO4 विलयन में डुबोया तो एक इलेक्ट्रोड हमको ये प्राप्त हुआ, इसको हम कहेंगे या Zn इलेक्ट्रोड। Zn इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे, जिंक की छड़ को। ठीक है। और ये पूरा उपकरण यहां से यहां तक जो आप देख पा रहे हैं ये कहलाएगा Zn अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल। और दूसरा बना लेते हैं इसी प्रकार से कॉपर के लिए। ये Cu की छड़ होगी, इसी को हम Cu इलेक्ट्रोड भी कहेंगे, इलेक्ट्रोड। और इसको हम डिप करेंगे किसमें, कॉपर सल्फेट CuSO4 के एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन में। तो हमको यहां मिलेगा Cu+2 और सल्फेट मूलक यहां पर भी रहेगा, लेकिन उसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि कॉपर की छड़ को हमने डुबोया हुआ है। ठीक है। तो क्या वहां पर रिएक्शन हो रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैं आपको लिख रहा हूं, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। इसी प्रकार से इस उपकरण को हम कहेंगे Cu अर्ध सेल। तो Zn में क्या हो रहा है, Zn इक्वल्स Zn+2
प्लस 2E नेगेटिव, ऑक्सीकरण हो रहा था, इसको मैं लिख देता हूं नीचे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। और इस तरफ क्या होगा, ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Cu में परिवर्तित होगा, तो इसको हम कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इनकी अंग्रेजी भी हम लिख सकते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। और इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, REACTIO। ठीक, ये हम पिछले वाले प्रयोग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है, Zn+2 के रूप में परिवर्तित होता है। तो Zn की क्षण कहां, ये है ना, इसमें होगा Zn और ये विलयन में जाएगा। ठीक, अब ये विलयन में क्यों जाता है, ये प्रयोग से आपने समझ लिया। इसका एक रीजन भी होता है विलयन में जाने की, विलयन में आयनों के रूप में जाने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक, तो सॉल्यूशन प्रेशर इसका ज्यादा होगा, किसका, ZnSO4 का, जिसकी वजह से Zn+2 के रूप में विलयन में जाने लगेगा। तो जब ये जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको क्षण पर प्राप्त होंगे। 2E नेगेटिव मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन हमको क्षण पर प्राप्त होंगे। तो ये वाली क्षण हो जाएगी नेगेटिव। 2 नेगेटिव मैंने लगा दिए हैं, एक भी लगा सकते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो ये क्षण हो गई नेगेटिव। क्लियर हो बच्चों। अब यहां पर क्या होगा, यहां अपचयन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये Cu+2 है, ये जाएगा कॉपर की क्षण पर और कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो कॉपर पर उत्पन्न हो जाएगा प्लस आवेश। मैंने 2 ही यहां पर बना दिए, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड है बच्चों। अब इनको यदि हम आपस में जोड़ दें, एक बल्ब लगा देते हैं, तो हम देखेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से जाएंगे आगे की तरफ, यहां पहुंचे, और हमको 2 ही तो इलेक्ट्रॉन यहां चाहिए थे, किसके लिए, Cu+2 के लिए। तो वो Cu+2 इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये अपचय हो जाएगा। क्लियर हो रहा। तो हम देख पाएंगे कि इनको आपस में जोड़ देने पर ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव एंड की ओर होने लगेगा। तो करंट इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में बहती है, तो धारा जो है I इसको लिखते हैं, ये इस प्लस से इस माइनस की ओर प्रवाहित होने लगेगी। क्लियर हो बच्चों। तो अब ये जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, इस पर क्या हो रहा है, अपचयन, और अपचयन किस पर होता है, कैथोड पर। तो ये हमारा हो जाएगा कैथोड। और ये गैल्वेनिक सेल के केस में प्लस होता है, और यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव पर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहां पर होता है, एनोड पर। तो ये हमारा हो जाएगा एनोड, और ये नेगेटिव होगा किसमें, गैल्वेनिक सेल। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब जब हम इसको लगातार देखते हैं तो कुछ समय बाद ये कंडीशन मिलती है कि ये काम करना बंद कर देता है। कुछ देर तो बल्ब आपका जलेगा और कुछ देर बाद ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आप इस डायग्राम को बना लेंगे, और इसके बाद ये प्रवाह के रुकने का जो कारण है
उसको आप इसी डायग्राम से समझिए। देखिए क्या होगा, जैसे ही ये क्रिया प्रारंभ होगी तो Zn+2 के रूप में ये वेरिएंट में जाने लगेगा, तो यहां प्लस बढ़ने लगेगा। इस जिंक की छड़ के चारों ओर प्लस बढ़ने लगेगा, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन यहां प्लस एकत्र हो जाने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण के कारण अब Zn का Zn+2 के रूप में परिवर्तन रुक जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एक जिंक के Zn+2 में परिवर्तन में, वो प्लस आवेश के माइनस से आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जाना बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो जाएगा जिंक के सेल के बारे में। और कॉपर में क्या होगा, यहां माइनस कॉपर के छड़ के चारों ओर माइनस आवेश उत्पन्न होकर एकत्रित होने लगेगा, जिससे अब ये Cu+2 का Cu के रूप में यहां जाना रुक जाएगा, तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। इतनी बात समझ में आए बच्चों? हाँ तो बच्चों, जब ये Zn+2 का आवागमन हो जाएगा तो इस स्थिति में इस तरफ देखिए क्या होगा, प्रारंभ में Zn+2, इसको मैंने बड़े कोष्ठक में लिखा, इसका मतलब क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान। आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, एक्टिव मास कहलाता है ये, 11 में आपने पढ़ा होगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। ये मोल सांद्रता के बराबर होता है, मोलरता के बराबर होता है। तो ये प्रारंभ में Zn+2 की सांद्रता बराबर होगी SO4 - 2 की सांद्रता, तो ये विलयन उदासीन रहेगा। इस स्थिति में सेल, ये अर्ध सेल काम करेगा और ये बल्ब हमारा जलेगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, अब धनायन बढ़ जाएंगे, तो Zn+2 की सांद्रता अधिक हो जाएगी SO4 - 2 की सांद्रता से। और इस तरफ क्या होगा, प्रारंभ में Cu+2 की सांद्रता बराबर होगी SO4 - 2 की सांद्रता से। तो इस कंडीशन में ये सर्किट काम करेगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, बल्ब जलेगा। लेकिन जब ये बल्ब बुझेगा तो बुझने के पीछे का रीजन क्या होगा, यानी कुछ देर बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, आप समझ पा रहे होंगे कि जो सल्फेट मूलक हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, तो SO4 - 2 की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी Cu+2 की सांद्रता से। इतनी बात समझ में आ रही? तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड के चारों ओर विपरीत आयनों के जमावड़े के कारण, एकत्रीकरण के कारण अब आवेश का उदासीनीकरण नहीं हो पाएगा और ये सेल काम करना बंद कर देगा। इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, आवेशों के स्थानांतरण, ऑब्लिक करके इसको हम लिख सकते हैं एक शब्द और, उदासीनीकरण न होने के कारण सेल कार्य करना बंद कर देगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेल ये काम करना बंद कर देगा। तो
अब हमें इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसमें इन दोनों विलयनों में उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहां हम जोड़ेंगे एक लवण सेतु। क्या जोड़ेंगे, लवण सेतु। लवण सेतु क्या होता है आप लोग जान लेंगे, ये उल्टी यू आकार की नलिका होती है, उल्टी यू आकार की नलिका जिसमें किनारों पर यहां कॉटन लगा हुआ ताकि भरा हुआ पदार्थ एकदम से नीचे ना गिर जाए। तो यहां इसमें रुई भरी होगी दोनों किनारों पर, ठीक है। और इसके भीतर क्या भरा हुआ उसको भी समझ लेते हैं। उसके भीतर भरा हुआ KCl। अब KCl कैसा है, अक्रिय होता है, अक्रिय वैद्युत अपघट्ट है, मैंने अक्रिय लिख दिया, समझ में आ रहा है बच्चों। और इसमें होंगे क्या क्या, K+ और Cl नेगेटिव। तो देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, Zn+2 की सांद्रता बढ़ने पर यहां से Cl नेगेटिव निकलकर इस विलयन में पहुंच जाएगा और Cl नेगेटिव जब विलयन में पहुंचेगा तो वो Zn+2 से मिलकर बना लेगा ZnCl2। तो यहां ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ठीक। और इस तरफ क्या था, नेगेटिव SO4-2 की सांद्रता बढ़ गई थी। तो अब यहां क्या होगा, यहां पहुंचेगा K+ और K+ पहुंचकर यहां SO4-2 से क्रिया करके बना लेगा K2SO4, ठीक। तो वहां नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यहां पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो ये सेल फिर वर्क करने लगेगा, बल्ब हमारा फिर से जल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो लवण सेतु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इस सेल के निर्माण में। बिना इसकी सहायता से इन वैद्युत अपघट्यों जो कि अर्ध सेल में उपस्थित हैं, इनके विद्युतीय उदासीनता मेंटेन नहीं रह सकती और इसको मेंटेन करने के लिए ही हम लवण सेतु को यहाँ मिलाते हैं। बात समझ में आ रही। अब लवण सेतु में अक्रिय विलायक क्यों लेते हैं, क्यों इसलिए लेते हैं ताकि वह केवल विद्युतीय उदासीनता बनाए रखे, लेकिन यहाँ कोई क्रिया न करे। अगर क्रिया करके कोई अवक्षेप बना देगा तो वो वहीं जमा हो जाएगा, जिससे आयनों की मोबाइलिटी यानी गतिशीलता कम हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? अब पढ़ते हैं लवण सेतु। इसी से रिलेटेड है जो आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम साल्ट ब्रिज कहेंगे। साल्ट ब्रिज, BRIDG। तो लवण सेतु को आपने देखा था, इसकी परिभाषा भी यहां लिख रहा हूं मैं, आप लोग नोट करेंगे। लवण सेतु व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा या उल्टी यू। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इनवर्ट, INVERT, इनवर्ट यू। यहां उल्टे ज्यादा अच्छा लगेगा, उल्टे यू आकार की कांच की नलिका होती है जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे इनर्ट, INERT, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ELECTROLYT। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, आपने पढ़ा था वहां KCl, KNO3, K2SO4, NH4NO2, NH4Cl, ये सभी उदाहरण हो सकते हैं जो कि उस अक्रिय
वैद्युत अपघट्ट के रूप में U2 के भीतर भरे जाएंगे। आदि एगर, एगर अंग्रेजी भी इसकी यही होती है, AGAR, फिर से AGAR। तथा जिलेटिन, जिलेटिन में बना अर्ध द्रवीय ऑब्लिक ठोस, इसको हम कहेंगे सेमी लिक्विड और सॉलिड, पेस्ट भरा होता है, पेस्ट भरा होता है। जैसे मंजन होता है उसी प्रकार से पेस्ट भरा हुआ, ठीक है। इसको जेल की फॉर्म भी कहते हैं, जेल की तरह। फलों में जेल एक प्रकार होता है, जैम और जेली दो प्रकार के एक्सट्रैक्ट बनते हैं इनके फलों से, तो ये जेल की तरह होगा। कोलगेट जेल आपने सुना होगा, बिल्कुल उसी तरह से ये इसलिए काफी हद तक आधा ठोस या आधा द्रव लगता है हमको, ताकि उसमें भरा हुआ विलयन पतला ना हो। अगर पतला होगा तो फिर ये जो आयन है अर्ध सेल में भरे हुए वैद्युत अपघट्ट में गिर जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो U2 बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जेल के रूप में वहां भरा जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो ये तो साल्ट ब्रिज हो गया। अब साल्ट ब्रिज क्या क्या काम करेगा, इसके लिए कौन कौन से कार्य होंगे? तो पहला कार्य तो ये होगा, यह परिपथ को पूर्ण करके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियमित करेगा, नियमित करता है लिखते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, यह अर्ध सेल में भरे वैद्युत अपघट्ट, ध्यान दें वैद्युत अपघट्ट भरा होता है अर्ध सेल में, और U2 में भी भरा होता है। दोनों ही वैद्युत अपघट्ट हैं, लेकिन U2 में भरा हुआ अक्रिय वैद्युत अपघट्ट वह अर्ध सेल में भरे वैद्युत अपघट्ट की विद्युतीय उदासीनता, उदासीनता को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, NEUTRALITY, न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, बनाए रखता है, जिससे क्या होगा, सेल लगातार काम करेगा, बीच में काम करना बंद नहीं करेगा। और तीसरा काम ये करता है, यह संधि विभव, संधि विभव मतलब जंक्शन, JUNCTION, जंक्शन पोटेंशियल, POTENTIA, पोटेंशियल की बाधा को, बाधा ऑब्लिक प्रभाव लेते हैं, प्रभाव को कम करता है, ठीक। अब देखिए, ये
तो इसको हम समझते हैं कैसे ये काम करेगा। ये एक अर्ध सेल है और ये दूसरा अर्ध सेल है। इनको हमने जोड़ दिया। मान लीजिए हमने वोल्टमीटर लगा दिया, इसके बल्ब के स्थान पर क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है। और यहां पर हमने लवण सेतु लगाया। तो देखिए धनायन ये Zn+2 था और यहां पर निगेटिव आयन SO4 -2 की सांद्रता बढ़ती। अब यदि हमने यहां कुछ नहीं भरा, ठीक है, तो होगा क्या, ये प्लस आयन यहां पर जाएंगे और ये माइनस वाले आयन यहां जाएंगे। तो आमने सामने पहुंचकर ये आकर्षित होंगे और यहां एकत्र होने लगेंगे, जिससे यहां एक जंक्शन बैरियर विभव डेवलप होगा, जिसको हम कहेंगे EG। क्लियर हुआ इतना? ये दोनों के धनायनों और ऋणायनों के मिलने के स्थान पर विभव एक क्रिएट होगा, जिसको हम कहेंगे जंक्शन पोटेंशियल EJ। और इसकी डायरेक्शन, कोई भी विभव हो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये डायरेक्शन में हमको EJ मिलेगा। जबकि सेल के काम करने के दौरान हम ध्यान दें तो ये होता है प्लस हमारा, ये होता है माइनस, और ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। तो यहां हमको विभव मिलेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड से एनोड, यानी प्लस से माइनस की ओर। तो अब आप देखिए परिणामी ई सेल, केवल इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो कहेंगे इसको E - EG। हाँ तो बच्चों देखिए यहां पर अगर हम कुछ भी नहीं भरेंगे तो धनायनों के और ऋणायनों के इस खाली नलिका में एकत्रीकरण के कारण यहां जंक्शन पर, इनके मिलने के स्थान पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये जो विभव है कैथोड से एनोड की ओर, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो सेल का विभव कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल विभव घटेगा, ठीक, सेल विभव घटेगा। अगर हम यहां इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, पेस्ट भर दिया हमने, तो क्या होगा, ये K+Cl नेगेटिव यहां पर मौजूद होंगे, और ये जो नेगेटिव आयन है Cl नेगेटिव यहां से इस Zn+2 वाले लेयर में जाएगा और K+ SO4 -2 वाले में जाएगा। तो यहां विपरीत आवेशों का एकत्रीकरण हो ही ना पाएगा, जिसकी वजह से जो जंक्शन पोटेंशियल है वो कम से कम रहेगा और हमें अधिकतम वोल्टता सेल में प्राप्त होगी। अब बच्चों एक चीज और इसमें हम ध्यान देते हैं, U नलिका में भरे अक्रिय वैद्युत अपघट्ट के गुण, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए, यह अर्ध सेल में भरे वैद्युत अपघट्ट से क्रिया नहीं करना चाहिए, क्रिया नहीं करना चाहिए। अब इसी वाले केस में लिख लेते हैं, जैसे
जिंक इलेक्ट्रोड में KCl लेने पर पॉजिटिव मिलेगा Zn+2 और यहाँ KCl जो कि अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट है वो देगा Cl नेगेटिव, तो दो Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे ZnCl2 और ZnCl2 जब बनेगा तो ये एक्वस जल में विलय होता है, तो जल में घुलनशील होने के कारण Zn+2 और Cl नेगेटिव के रूप में फिर से हमको प्राप्त हो सकेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि हम Ag इलेक्ट्रोड में KCl नहीं मिलाएंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, ये Ag+ के रूप में रहेगा और वो Cl नेगेटिव के साथ मिलकर बना लेगा AgCl और ये अवक्षेप के रूप में रहता है, PPT के रूप में रहता है, अतः यह अर्ध सेल में एकत्र हो जाएगा। एक शब्द और लिख लेते हैं, नीचे, ये नीचे एकत्र होगा। जब यहाँ एकत्र हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो आयन है उनकी गतिशीलता कम हो जाएगी और आयन जब गति कम करेंगे तो आवेश प्रवाह की दर कम हो जाएगी, धारा का मान कम हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ये तो महत्वपूर्ण बात आपने पहला पॉइंट समझ लिया और दूसरा पॉइंट इस तरफ लिख देता हूं मैं, अक्रिय वैद्युत अपघट्य के आयनों की चलनशीलता, गतिशीलता भी इसी को कहते हैं, गतिशीलता यानी मोबाइलिटी समान होनी चाहिए। ध्यान दो बच्चों, इसी डायग्राम में देखें, Zn+2 कौन उदासीन करेगा, Cl नेगेटिव, SO4-2 कौन उदासीन करेगा, K+। तो गतिशीलता समान होने का मतलब क्या हुआ, K+ जितने जल्दी Zn+2 को उदासीन करे जितने समय में, उतने ही समय में K+ SO4-2 को उदासीन कर ले। तो Cl नेगेटिव Zn+2 में जितने समय में आए उतने ही समय में SO4-2 के समीप K+ आ जाए, तो इसको हम कहेंगे मोबाइलिटी एक समान है, तभी हमारा सेल बहुत बेहतर ढंग से कार्य करेगा। तो बच्चों, आज आपने अभी तक सेल के निर्माण करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका अध्ययन किया। अब हम अपना वोल्टेज सेल बनाते हैं। तो बच्चों, हम वोल्टेज सेल ऑब्लिक गैल्वेनिक सेल जो कि हम पढ़ेंगे यहां पर डेनियल सेल जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोडों के द्वारा अभी तक हमने इलेक्ट्रोड का उपयोग करके सेल बनाया, उसी को कंप्लीट एक बार फिर से बना लेते हैं तो हमको डेनियल सेल प्राप्त हो जाएगा। ये हमने जिंक का छड़ लेकर, रॉड लेकर उसको ZnSO4 विलयन में डुबोया, एक्वस जेली विलयन लेंगे, यहाँ Zn+2 रहेगा और दूसरे में कॉपर की छड़ लेंगे और इसको
CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन यानी जली विलयन में हम डुबोएंगे। तो यहां रहेगा Cu+2 और इन दोनों को लवण सेतु के द्वारा लवण सेतु में यहां KCl अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरते हैं। अपघट्य ये जेल फॉर्म में होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया है इसको। और इसमें KCl के उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ हम Cl नेगेटिव इस तरफ लिख देते हैं और K+ को इस तरफ लिख देते हैं, ताकि हमको ये बात समझ में आए अच्छी तरह से कि Cl नेगेटिव Zn+2 वाले विलयन में जाएगा और K+ Cu+2 वाले विलयन में जाएगा। यहाँ हम कॉटन लगा देते हैं दोनों तरफ, ताकि धीरे धीरे अपना जाते रहें। और इन दोनों टर्मिनल को एक वोल्टमीटर के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये प्लस और जिंक पर माइनस, प्लस वाला कैथोड, माइनस वाला एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीजन। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। यानी कि समीकरण नीचे लिख लेते हैं हम। Zn इक्वल्स Zn+2 E नेगेटिव। ये अर्ध क्रिया हो जाएगी ऑक्सीकरण के लिए, पहले भी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इधर समीकरण क्या होगा? Cu+2 E नेगेटिव इक्वल्स Cu, अपचयन हो रहा है तो अपचयन का समीकरण हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो पूर्ण अभिक्रिया, नीचे लिखते हैं पूर्ण अभिक्रिया। Zn धन Cu+2 इक्वल्स Zn+2 धन Cu। ये कंप्लीट रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स होगी। ठीक है बच्चों, ये प्लस वाला है वोल्टमीटर से जुड़ा, तो ये प्लस वाला सिरा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला सिरा। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम सेल के प्रतीक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अब इस तरफ लिखते हैं डेनियल सेल का निरूपण। डेनियल सेल का निरूपण। आपको सेल हर बार ऐसा बना हुआ नहीं आएगा एग्जाम में। इसका या तो समीकरण इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा या फिर एक रिप्रेजेंटेशन होता है सेल का उस रूप में। तो देखिए बच्चों, ये जो सेल हम देख पा रहे हैं इसमें लवण सेतु के पहले है एनोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और लवण सेतु के बाद में है कैथोड, और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। अगर हम यहां से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये बनेगा लेफ्ट और ये बनेगा राइट। तो हम इसी को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे लाइन के बीचों बीच आप दो डंडे लगाएंगे जो कि व्यक्त करेंगे किसको? लवण सेतु को। नीचे लिख देता हूं लवण सेतु, साइड में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके पहले क्या लिखेंगे हम? एनोड को, क्योंकि ये पहले है ना, तो प्रतीक में ये आएगा क्या था? Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा? Zn+2 में। तो हम इसको पहले लिखेंगे Zn ऑब्लिक Zn+2। ठीक, Zn यहाँ ठोस अवस्था में रहेगा और यहाँ Aq विलयन के रूप में आयन में परिवर्तित हो जाएगा। लवण सेतु के बाद में क्या है? कैथोड वाला, अपचयन वाला। तो यहाँ अपचयन के लिए अर्ध समीकरण से बनाएंगे हम रिप्रेजेंटेशन Cu+2 ऑब्लिक Cu। Cu की अवस्था S
और ये Cu+2 रहेगा Aq। तो ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब देखिए जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा मानक। तो मानक कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर 298 के, कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर। तो यहाँ AQ वाले में यहाँ 1 m भी लिखा जा सकता है दोनों जगह। तो ये डेनियल सेल का मानक निरूपण हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से सेल लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाएंगे कि बीच वाली 2 लाइनें क्या है, लवण सेतु। और लवण सेतु की जो पहले लिखा हुआ है वह है लोन, LOAN। इसको हम कैसे याद रखेंगे, लोन से। और बाद वाले को याद रखने के लिए क्या करेंगे, देखो लेफ्ट का उल्टा क्या होता है, राइट। R लिखना, O का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, लिख लेते हैं इसको। L से क्या है, लेफ्ट, LEFT। O से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। A से एनोड और N से नेगेटिव। तो इनके अपोजिट लिखते जाएंगे तो हमें लवण सेतु के बाद वाली पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए L लेफ्ट का उल्टा R, राइट हो गया, राइट। अब ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। दूसरा R किसके लिए होगा, रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए। और A एनोड का अपोजिट क्या होता है, C का मतलब यहां हो जाएगा कैथोड, CATHODE, कैथोड। और ये N का अपोजिट क्या होगा, P, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यहां प्लस लगा देता हूं, इस प्लस का मतलब होगा पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल में सबसे पहले यानी लेफ्ट में जो लिखा होता है वह है एनोड और राइट में लिखा हुआ क्या होता है, कैथोड। ठीक है, तो इससे हम इस सेल को याद रख सकते हैं, आगे सवालों में इसका उपयोग भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ठीक ढंग से समझेंगे। जहां कहीं समझ में नहीं आएगा दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।